नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो के जरिए हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, ये हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो आपकी तैयारी कराने के लिए, बाजार पर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है। कुशल हमें बताएंगे कि मार्केट का पूरा एक्शन कैसे रहा, क्यों रहा। साथ ही कुशल से हम जानेंगे कि बजाज ऑटो के नतीजे किस तरह से आए हैं, पूरे आंकड़े क्या कहते हैं, ये हमें कुशल बताएंगे। संदीप से जानेंगे कि आज टाटा पावर में तेजी क्यों दिखी और पूजा से समझेंगे कि पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली है। और देवांशी हमें बताएंगी कि कल आने वाले कोलगेट के नतीजे कैसे रह सकते हैं। तो ये तमाम अपडेट हम आपको देंगे और साथ ही हमारे साथ बाजार और शेयर पर अपनी एक्सपर्ट राय देने के लिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी भी हैं। तो ये पूरी चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखा है। तो अगर मार्केट की बात करें तो बाजार में आज पूरे दिन सीमित दायरे में एक ट्रेड रहा, लेकिन उसके बाद बाजार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखा और आखिरी घंटे में जबरदस्त तेजी आई मार्केट में और निफ्टी 2% से ज्यादा की मजबूती के साथ 9050 के ऊपर बंद हुआ और सेंसेक्स में भी 620 अंकों से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। निजी बैंक की बात करें तो निजी बैंक और एनबीएफसी शेयरों में बाइंग लौटती हुई दिखी, हालांकि फार्मा शेयरों में आज सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आज के बाजार में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो एफआईआईज ने आज के कैश मार्केट में 1467 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2373 करोड़ रुपए की बाइंग की है, खरीदारी की है। और अब वक्त है ये जानने का कि आज के बाजार पर एडिटर टेक क्या है, और ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आज मार्केट पूरे दिन एक रेंज बाउंड ट्रेड करता रहा, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार ने जबरदस्त परफॉर्म किया, अच्छी तेजी आई। इस तेजी के पीछे आपको वजह आखिर दिखती क्या है? निफ्टी का 9000 के ऊपर बंद होना किस बात का संकेत है? पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देख रहे हैं कि आखिरी घंटे में बाजार पर दबाव आता है और बिकवाली होती है, लेकिन आज आखिरी 1-1.5 घंटे में बाजार ने बड़ी तेज रफ्तार पकड़ी और मजबूती के साथ दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास बंद होने में कामयाब रहे। इसकी दो बड़ी वजह थी। पहली तो अमेरिका से, क्योंकि आज अमेरिकी फ्यूचर्स बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, 250-300 पॉइंट ऊपर थे। तो इससे एक उम्मीद जगी कि अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन होगा और उसके दम पर खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी। दूसरा, लगातार पिछले 2-3 दिनों से 8800 के लेवल को निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, वहां से बाउंस हो रहा है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। लेकिन इससे बड़ी वजह जिसकी वजह से खरीदारी हुई और शॉर्ट कवरिंग भी, वो ये थी कि कल के कारोबार में आप देखिए, वायदा कारोबार में एफआईज की तरफ से स्टॉक और इंडेक्स दोनों ही फ्यूचर्स में दमदार शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो कहीं न कहीं एक कॉन्फिडेंस ये बना कि 8800 के आसपास खरीदारी का सपोर्ट या शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट एफआईज की तरफ से भी है। दूसरा, डाउ फ्यूचर्स भी मजबूत है। और तीसरा ये कि थोड़ा करेक्शन हो गया है, अब अहम लेवल के आसपास बाजार पहुंच रहा है, तो क्यों ना खरीदारी की जाए। ये कॉन्फिडेंस बाजार में आखिरी 1-1.5 घंटे में आया और बाजार 9000 ही नहीं बल्कि 9050 के लेवल के भी ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, जो कि अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी में उतनी मजबूती नहीं दिखी जितनी दिखनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी कमजोर ज्यादा है और वो 18000 के अहम लेवल को पार नहीं कर पाया। वहां पर पहुंचा, छुआ जरूर, लेकिन उसके नीचे बंद हुआ। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक अच्छी रिलीफ रैली देखने को मिली। निफ्टी तो कल ही थोड़े बहुत संकेत दे रहा था मजबूती के, आज और मजबूती हुई, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़े और मजबूत संकेत 18000 के पार होने के आने बाकी हैं। लेकिन ओवरऑल एक रिलीफ रैली का दिन भर बड़े छोटी रेंज में ट्रेड करने के बाद आखिरी 1-1.5 घंटे की शानदार मजबूती कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। तो बाजार में अच्छी तेजी का माहौल बना है, लेकिन इस अच्छी तेजी में
कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिनकी भूमिका ज्यादा रही है और वहां पर खबरों के दम पर क्या एक्शन दिखा है, ये समझाने के लिए हमारे साथ कुशल जुड़े हैं। कुशल, बताइए। जी, तो बाजार में आज शानदार तेजी के साथ जो है आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में बढ़िया बढ़त देखने को मिली। इनफैक्ट पर्टिकुलरली अगर आप बात करें तो निफ्टी जो है शुरुआती फर्स्ट हाफ में जो था रेंज बाउंड था, पर उसके बाद एक शानदार तेजी हमें देखने को मिली। यहाँ पर जो गेनिंग ग्राउंड्स जिन स्टॉक्स ने जो है किए, उसमें श्री सीमेंट, एचडीएफसी लिमिटेड 6% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुए। अच्छे नतीजों के बाद डॉक्टर रेड्डीज में भी बढ़िया उछाल देखने को मिला। पर लूजिंग साइड पर अगर आप देखें तो ज्यादा स्टॉक्स नहीं थे, पर जो वीक बंद हुए उसमें इंडसइंड बैंक और हीरो मोटोकॉर्प जो है शामिल थे। इसके अलावा अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक जाएंगे तो कोई भी सेक्टर जो है आज लाल निशान में बंद होता हुआ नहीं दिखा। यहाँ पर अगर आप गेनिंग ग्राउंड्स पे देखें तो सबसे पहला फार्मा स्पेस जो है आज यहाँ पे शानदार मजबूती रही। औरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ग्लेनमार्क फार्मा जैसे शेयर 6 से 7% की तेजी जो है आज बनाने में सफल हुए। साथ ही एनबीएफसी से एक ऐसा दबका था जहां पर अच्छी मजबूती रही, जिसमें चोला इन्वेस्टमेंट, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसे शेयर भी जो है 7 से 8% की मजबूती जो है दिखाते हुए नजर आए। साथ साथ अगर आप पिछले 2 दिन से जो रियलिटी इंडेक्स प्रेशर में था वो आज फिर से बाउंस बैक करता हुआ दिखा, जिसमें डीएलएफ टॉप गेनर निकल के आया, करीब 7-8% की तेजी यहाँ हुई। इसके अलावा प्रेस्टीज स्टेट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी बढ़िया बढ़त रही। साथ ही प्राइवेट बैंकिंग स्पेस था, ये यूनिफॉर्मली बढ़ा। इनफैक्ट काफी सारे स्टॉक्स इसमें ऐसे थे जो 3 से 4% का उछाल जो है आज के सत्र में बनाने में सफल हुए। इसके साथ ही रिजल्ट्स के लिहाज से भी अगर आप देखें तो पर्टिकुलरली एल&टी इन्फोटेक, टाटा पावर, डॉक्टर रेड्डीज जैसे शेयरों में बढ़िया उछाल, बढ़िया नतीजों के बाद हमें देखने को मिला। ओके, तो ये कुछ अहम खबरें रहीं जिन खबरों के दम पर हमने अलग अलग सेक्टर में एक्शन देखा है। अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। हमारे साथ हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा साहब। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि बाजार की ये तेजी आपको कितनी पसंद आई, ये मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि इस तेजी ने क्या आपके भरोसे को बढ़ाया है और इस तेजी पर आपको भरोसा है? इस तेजी पर मृत्युंजय पूरा भरोसा है। थोड़ा इको आ रहा है। एनीवे, मैं बोलता हूं जैसे, तो मेरे हिसाब से ये जो मार्केट है हमारा, ये 9050 के ऊपर, जैसा अनिल जी ने बोला, बढ़कर इसने जो संकेत दिया है कि वापस 9400 के ऊपर जाना चाहता है। मैं समझता हूं कि जो आज के मुकाबले कल जो मार्केट ने अपने स्ट्रेंथ दिखाई, इन द सेंस कि कल एक बहुत अच्छा मौका था जिसमें मार्केट बहुत ऊपर खुला था और जो मंदड़िए थे वो जी भर के अपना बेच सकते थे, लेकिन कल भी मार्केट पॉजिटिव ही बंद हुआ, नेगेटिव में नहीं गया। और आज तो ऑब्वियसली शुरुआती दौर के अंदर जो वोलेटिलिटी हुई उसको संभाल कर आखिरी 1.5 घंटे में जो बढ़त हुई, वो ये इस बात का संकेत है कि हम 9400 जल्दी देखेंगे। तो हम जो पहले इंतजार कर रहे थे 8850 इस लेवल का, वो हमने कल आते देखा। आज 875 से घूम गया मार्केट। तो ये मैं समझता हूं कि यहाँ पे अगले 300-400 पॉइंट की निफ्टी के अंदर जगह खुल गई है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आपको बाजार की इस तेजी पर भरोसा है। तो अगर आपको इस तेजी पर भरोसा है तो कल के मार्केट में ट्रेडर का भरोसा कहां पर बढ़ेगा और कल इंट्राडे के लिए कहां ट्रेड करना चाहिए? जी बहुत अच्छा मृत्युंजय। तो मेरे ख्याल से जो होनहार बीरबान के होद चीखने पात, तो वो तो आज ही दिखा दिया बजाज फाइनेंस ने कि किस तरह से वो नीचे खुल के फिर धीरे धीरे बढ़ता रहा और अंत में जो उसने बढ़त दी, ये कुल मिला के अच्छा है। तो वही मैं समझता हूं कि आगे और ग्रोथ रहेगी। बजाज फाइनेंस जो 2042 पे क्लोज हुआ है, इसमें स्टॉप लॉस रखा जाए 2000 का और टारगेट आपका 2125 है, जो मैं समझता हूं कि क्लोजिंग लेवल से 4% ऊपर है। ये इंट्राडे के लिए काफी है। लगे हाथों एक पोजिशनल ट्रेड भी बता देता हूं मृत्युंजय, जो ग्लेनमार्क में है। वही सेक्टर जो आज बढ़ा है उसी में से फार्मा एक सेक्टर, और ग्लेनमार्क ने आज भी तेजी दिखाई। मेरा मानना है कि 344 पे अगर ये स्टॉक लिया जाए, 330 रुपए का स्टॉप लॉस रखकर आप ये सोच सकते हैं, ये आशा कर सकते हैं कि 368 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है 5 से 7 दिन के अंदर, यानी इस सेटलमेंट तक। और वो जो गेन अगर आपको मिलेगा तो वो 7% का होगा। स्टॉप लॉस रखना बिल्कुल ना भूलें। अगर स्टॉक आगे बढ़ जाए, स्टॉप लॉस भी ऊपर बढ़ा दें। ओके,
तो ये इंट्राडे और पोजिशनली आपको कहां पर ट्रेड करना है ये आपको शर्मा जी ने बताया है, और शर्मा जी आगे आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी बढ़िया शेयर बताएंगे, ये हम उनसे आगे जानेंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और बजाज ऑटो ने मार्च तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। कंपनी की बिक्री 8% घटकर 6,800 करोड़ रुपए रही है। हालांकि मुनाफा करीब करीब स्थिर रहा है। चौथी तिमाही में कंपनी ने 1,310 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है और बजाज ऑटो के एबिटा में सुधार दिखा है। ये 16.5% से बढ़कर 18% हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा पावर के शेयर में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। क्या ये तेजी कंटिन्यू रहेगी? ये तेजी कितनी टिकाऊ है? इस पर डिटेल एनालिसिस के साथ संदीप ग्रोवर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप बताइए। रिजल्ट्स तो अच्छे हैं ही है, लेकिन उसके अलावा भी कारण है जिस वजह से आप देखिए 11 मई से लगातार इस स्टॉक में मोमेंटम है। जब इसने करीब 27.5 रुपए के आसपास के लोच हुए थे, मल्टी ईयर लोच पे था, वैल्यूएशन तो आकर्षक थे ही। अब आप देखिए 33-33.5 रुपए के आसपास है, यानी कि 23% के आसपास का आप देखिए जंप वहां से बीते अगर आप देखिए तो इनफैक्ट 8-9 दिन में ही इसमें देखने को मिला है। पहली बात जैसे आप हाईलाइट करें, नंबर्स अच्छे थे, मुनाफा 2 गुना के आसपास बढ़ा। हालांकि उसमें एक वन टाइम इनकम थी, इन्होंने कुछ स्टेक बेचा है अपनी सब्सिडरी में, उसको हटा भी दें तब भी आप देखिए जो नंबर्स हम अनुमान करके चल रहे थे उससे कहीं बेहतर है जहां तक मुनाफे के फ्रंट की बात है। दूसरी बात आप देखिए कुछ फंडामेंटली अगर आप देखिए तो बैलेंस शीट को लेकर कंसर्न्स थे, वो थोड़े से अवेट हुए हैं। खासतौर पे जब ये 3 महीने के मॉनिटरिंग की बात की गई थी आरबीआई की ओर से, तो पहले इन्होंने भी अप्रैल में एक यहाँ पे अप्रूवल मांगा था कि उन्हें मोरेटोरियम चाहिए जो पेमेंट्स इनको करने हैं, क्योंकि कर्ज बहुत ज्यादा है। लेकिन बाद में जब ये कि एलटीआरओ वाला ऑप्शन भी आया इनके सामने तो उन्होंने वो ऑप्ट किया और मोरेटोरियम की जो अर्जी है उसे वापस ले लिया। और इनफैक्ट कंपनी के जो सीएफओ उनकी ओर से एक बयान आया था कि जो कर्ज का भुगतान है वो कंपनी जारी रखेगी, उसमें किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पे दिक्कतें नहीं आती हुई दिखेंगी। अब जब नंबर्स आए हैं तो कर्ज को लेकर जो कमेंट्री आई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि FY21 में जो कर्ज है उसमें 42% की कमी करेंगे। कर्ज को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, एक बड़ा कंसर्न है, करीब 48 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है, लेकिन इतनी बड़ी कटौती करेंगे उसको लेकर ज्यादातर एनालिस्ट काफी ज्यादा बुलिश होते हुए दिखे हैं। और कुछ ऑर्डर फ्लो की न्यूज फ्लो की भी ऐसी खबरें हैं भी, जिसमें आप देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री से इनको करीब 1200 करोड़ रुपए के आसपास का एक ऑर्डर भी हाथ लगा था। और अब यही कारण है कि कमेंट्री बहुत अच्छी आई है, नंबर्स काफी अच्छे हैं और न्यूज फ्लो काफी स्ट्रांग आ रहा है ऑर्डर फ्लो को लेके। तो जो ज्यादातर ब्रोकर्स हैं सीएलएसए जैसे, उनका भरोसा आप देखिए स्टॉक को लेके कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखा है। सीएलएसए ने बाई की रेटिंग तो दी है, 72 रुपए का लक्ष्य उन्होंने दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि गाइडेंस आई है कर्ज कम करने की, अगर ऐसा हो जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्टॉक की प्राइसिंग के लिहाज से। इसीलिए उन्होंने करीब 2 गुना ऊपर के जो टारगेट्स हैं वो इस स्टॉक के लिए दिए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुंद्रा जहां पे इनके घाटे हो रहे हैं करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास के सालाना, वहां पे अगर आप देखें अब ये रेजोल्यूशन होने की एक वहां पे गुजरात और महाराष्ट्र के साथ दोबारा पीपीए साइन होने की उम्मीद बढ़ती हुई चली है। और मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया भी अपनी कमेंट्री में कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद ये नई जो पिटीशन है वो कहीं ना कहीं फाइल करते हुए दिखेंगे। वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव है जैसे मैंने पहले कहा, तो ये कुछ बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आप देखिए स्टॉक में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये वजह रही कि ये तेजी टाटा पावर के शेयरों में क्यों आई है और ये तेजी कितनी टिकाऊ है। आगे बढ़ते हैं। सरकारी बैंक इंडेक्स 15 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। आखिर ये गिरावट क्यों आई है ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा बताइए। जी, 15 साल के निचले स्तर पर सरकारी बैंक का जो इंडेक्स है वो पहुंच चुका है और नवंबर 2004 के जो स्तर है उसके करीब अब ये सारे बैंक्स कारोबार कर रहे हैं। वजह एक कोरोना संकट का भी है जिसका कि हैंगओवर बना हुआ है तमाम सरकारी बैंकों में और माना जा रहा है कि एनपीए बढ़ने का खतरा यहाँ पर आने वाले समय में और बढ़ सकता है। आईबीसी के जो केसेस थे वो कहीं ना कहीं अटकते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि इन तमाम सरकारी बैंकों को एक बड़ी रिकवरी होने की उम्मीद जताई जा रही थी। रिटेल और एसएमई लोन पर भी सबसे ज्यादा मार पड़ते हुए दिखाई दे सकती है और कॉर्पोरेट की तरफ से मोरेटोरियम बढ़ाने की भी मांग यहाँ पर संभव है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है जिसका कि असर तमाम सरकारी बैंकों पे पड़ सकता है, क्योंकि उनका भी एक्सपोजर कॉर्पोरेट्स में काफी ज्यादा धीरे धीरे कम करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी भी अच्छा खासा एक्सपोजर है कॉर्पोरेट्स में भी और मर्जर का हैंगओवर बनाए हुआ है इन तमाम सरकारी बैंकों में। अब एसबीआई की बात करेंगे तो वो 10 साल के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। पीएनबी 17 साल के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 11 साल, आईओबी
19 साल के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है और यहाँ पर कुछ रेजोल्यूशन प्रोसेस से भी जुड़े मामले थे। पीसीए कैटेगरी में भी था ये बैंक, इस वजह से भी दिक्कतें हैं। यूनियन बैंक 17 साल के निचले स्तर पर, कैनरा बैंक को देखिए ये भी 17 साल के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो ये तमाम ऐसे बैंक हैं जिनके लिए आगे कुछ कंसर्न्स है वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कोरोना के चलते भी इतना ज्यादा दबाव देखा गया और आने वाले समय में भी इनके साथ कुछ बड़े कॉर्पोरेट का हैंगओवर आ सकता है। ओके, तो ये वजह है कि बैंकिंग इंडेक्स में इतनी गिरावट क्यों आई है। ऐसे में शर्मा जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे में पीएसयू बैंकों पर आपका नजरिया अभी है क्या? देखिए, पीएसयू बैंकों को आप इस लेवल पे अगर गिर गए हैं और यहाँ से अगर बाजार के अंदर तेजी आ रही है तो यहाँ पे भी इनके अंदर भी आप तेजी देख पाएंगे, लेकिन वो तेजी आपके निकलने के लिए होगी, न कि दोबारा नए सिरे से लेने के लिए। हाँ, जिन लोगों के पास पहले हैं वो अपने एवरेज करके जरूर थोड़ा नीचे ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि बिना पुराने लेवल्स का वेट किए बगैर आप नए स्टॉक्स में जो नए ले रहे हैं उनमें आप ट्रेडिंग भी बुक कर लें, प्रॉफिट बुक कर लें 5 या 10% का। उसको इस इंतजार में मत रहिएगा कि ये पुराने लेवल पे आएगा तब मैं बेचूंगा। तो आप नए सिरे से जरूर थोड़ा ले सकते हैं। ऑब्वियसली आप इन्वेस्टमेंट पोजीशन लेंगे, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस रहना चाहिए उसके अंदर। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। कल कोलगेट के मार्च तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। कैसे रह सकते हैं नतीजे, मुनाफा कितना रह सकता है, आय कितनी रह सकती है, डिटेल जानकारी के साथ देवांशी हमारे साथ जुड़ रही हैं। देवांशी बताइए। कोलगेट से इस तिमाही में सपाट नंबर्स का ही अनुमान किया जा रहा है। अब देखिए, लॉकडाउन था तो इसके चलते सिर्फ एसेंशियल आइटम्स की बिक्री जारी थी, तो इसके चलते हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी बिक्री में, लेकिन इतनी ज्यादा बढ़त आने का भी अनुमान नहीं है। कुल मिलाकर जो आय है एकदम सपाट आने का अनुमान है 1150 करोड़ के आसपास। इसके अलावा आप देखिए जो कॉम्पिटिशन था वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा था अन्य जो कंपनीज थी उससे, और आयुर्वेदिक सेगमेंट में मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कुल मिला के जो आय है एकदम फ्लैट रह सकती है। साथ ही अगर कामकाजी मुनाफे पर नजर करें आप तो इस बार विज्ञापन खर्च थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है, जो रेगुलर खर्च है वो थोड़े से ज्यादा होते हुए दिखे थे, और इसी के चलते इस बार करीब 1 से 2% तक कामकाजी मुनाफा घट सकता है। मार्जिन इस बार फ्लैट आते हुए दिख सकते हैं क्योंकि कंपनी ने अपने जो प्रोडक्ट्स थे उसमें कुल मिला के 2 से 3% के प्राइस हाइक्स लिए थे, जिसका असर हमें इस तिमाही में देखने मिलेगा। मार्जिन 26-27% के आसपास रहने का अनुमान है, और अगर मुनाफे की बात करें तो करीब 2 से 3% तक मुनाफा घट सकता है। लेकिन अगर टैक्स खर्च कम होता है तो मुनाफा इस बार सपाट रह सकता है, थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख सकता है। अब मैनेजमेंट कमेंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि कोरोना वायरस के चलते कितना ज्यादा असर होता हुआ दिखा है, आने वाले तिमाही में कितना असर हो सकता है। लेकिन उसी के साथ हम ये देखेंगे कि जो मार्केट शेयर है टूथपेस्ट सेगमेंट में उसमें कितना ज्यादा बदलाव होता हुआ दिखा है। आयुर्वेद सेगमेंट में क्या नए प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च करती हुई दिखेगी, ये भी काफी अहम होगा देखना। तो कुल मिला के सपाट नंबर्स होंगे। ओके, और अब वक्त है ये जानने का कि कल का बाजार कैसा रह सकता है, कल के लिए आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए। और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, कल क्या बाजार में तेजी जारी रहने की उम्मीद है? कल किन अहम ट्रिगर्स, किन अहम सेक्टर्स और किन अहम लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? कल का दिन 2-3 लिहाज से बेहद अहम है। एक तो ये कि अमेरिका में जिस तरह की तेजी की उम्मीद करके भारतीय बाजार बंद हुए हैं उतनी ही तेजी होती है, कम या ज्यादा, ये बेहद अहम होगा। दूसरा, कल वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी भी है और उस लिहाज से भी आपको एक्शन देखने को मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि बाजारों में जो थोड़ा बहुत खरीदारी का रुझान आखिरी घंटे में बना, जो कैबिनेट की बैठक में जो 20 लाख करोड़ के पैकेज में ऐलान किए गए थे उसमें से कुछ ऐलानों को मंजूरी दी गई, जो कि वैसे पहले से बाजार को पता था, लेकिन वो ऐलान सामने आने के बाद, मंजूरी मिलने के बाद थोड़ी बहुत खरीदारी हुई। अब कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह कि बाजार 9000 के लेवल को होल्ड करे। तो 9000 के लेवल को होल्ड करते हैं तो हम 9150, 9200 की तरफ बढ़ सकते हैं निफ्टी पर। वो अगला टारगेट होगा निफ्टी का बाजार में। बैंक निफ्टी 18000 पार करना जरूरी है। अगर 18000 पार किया तो हम 18250, 18500 की रेंज में बैंक निफ्टी पर ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। नीचे जो अब अहम सपोर्ट है निफ्टी पर 8800, 8900 की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, और बैंक निफ्टी पर 17400, 17600 ये रेंज है जो मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम आती हुई दिखेगी। तो कल के सेशन में ये एक्शन रहेगा। सबसे बड़ा सेक्टर वाइज एक्शन ये देखना होगा कि बैंक्स और फाइनेंशियल, क्या जहां आज थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है वो कल
कल मजबूती बरकरार रख पाते हैं या नहीं। अगर वहां पर मजबूती बरकरार रहती है तब तो बाजार कल एक अच्छी एक्सपायरी देखेगा, लेकिन अगर वहां पर ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली आ जाती है तो फिर बाजार के लिए टिकना मुश्किल है। तो जो सबसे कमजोर स्पेस है बैंक्स और फाइनेंशियल्स की, वही सबसे ज्यादा देखने लायक होगी। तो इसका मतलब क्लियर कट है, निफ्टी तेजी को लीड करेगा और अगर कमजोरी हुई तो वो लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये रणनीति बताने के लिए। लेकिन शर्मा जी, आपने इंट्राडे और पोजिशनल के ट्रेड बताए, लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है, लंबे समय के लिए बाजार में पैसा लगाना चाहता है, तो उन्हें कहां पर लगाना चाहिए? मृत्युंजय, वही पुराने ICICI बैंक, कई बार आपके चैनल पे बोल चुका हूं। ये स्टॉक नीचे से 270 से वहां तक की कवायद करके वापस लौटा है 306 पे। तो मेरा मानना है कि अगर आप यहाँ भी खरीदेंगे तो हमारा टारगेट है इंस्टीट्यूशनल टीम का करीब 342 रुपए। उसका एक लॉजिक है कि खुद एक बैंक को अगर हम एक इंटरनल एक स्टैंड अलोन एंटिटी पे देखें तो 316 का भाव है, और इसके जो बाकी जो बिजनेसेस हैं, इंश्योरेंस है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उन सबको अगर हम देखें तो कुल मिला के उसकी वैल्यू आती है 158। उसको अगर हम 20% से अगर हम डिस्काउंट करें तो हम टोटल वैल्यू पे पहुंचते हैं 342, जो इस बैंक का टारगेट है। मैं समझता हूं कि एक इन्वेस्टर को न सिर्फ यहाँ लेना चाहिए बल्कि नीचे गिरने की जगह भी रखनी चाहिए। इसमें ये बता दें कि इसका कैपिटल एडिक्वेसी 16% पे बहुत ही उम्दा है, और अपना जो ग्रोथ रेट है इसका अगले 2 साल के अंदर 10% का जो नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगा, और 48% के हिसाब से सालाना साल दर साल अगले 2 साल के लिए नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आएगा। मैं समझता हूँ एक आम इन्वेस्टर के लिए इससे अच्छा एक वेल राउंडेड स्टॉक नहीं हो सकता। ओके, तो ये अच्छा स्टॉक अभी आपने बताया, लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि कल के मार्केट में ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड करने का मौका मिलेगा। और ऑप्शन का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, कल ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड मिल सकता है? देखिए, कल वीकली एक्सपायरी है और आज मार्केट में जैसे शॉर्ट कवरिंग हुई तो लग रहा है थोड़ा पॉजिटिव बायस रहना चाहिए। एक्सपायरी 91 से 9200 के बीच हो सकती है, इसलिए मैंने स्ट्रेटजी ये ली कि कल अगर खुले जहां भी तो उस लेवल की आप कॉल ऑप्शन खरीद लें। फॉर एग्जांपल 91 खुलती है तो 91 की कॉल खरीद लें और उससे 100 पॉइंट ऊपर की 2 कॉल बेच दें, यानी कि 91 की लेके 92 की 2 बेच दें। इसको बनाने में आपको मुश्किल से 10-12 रुपए की कॉस्ट आएगी कल के दिन में, और आपको 200 पॉइंट की सेफ्टी मिलेगी। मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी 91 से 92 के रेंज में अगर होती है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। 9300 का स्टॉप लॉस रखेंगे इस स्टडी। कोई खास स्टॉक सर? देखिए, स्टॉक में आज जो शॉर्ट कवरिंग आई उसमें सबसे ज्यादा रोल HDFC लिमिटेड का था, और मुझे लग रहा है HDFC लिमिटेड ऊपर की तरफ करीब 1660 1675 की तरफ मूव कल करना चाहिए। तो अगर HDFC आज के भाव पे खुलता है तो कल लेना चाहिए इसको, या इसकी कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। टारगेट 1670-75 ऐसे होगा और स्टॉप लॉस हमें 1600 का रखना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका, VK शर्मा साहब आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का, ये बताने के लिए कि आज के बाजार में किस तरह की हलचल रही है और कल का मार्केट कैसा रह सकता है, कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।